हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जिसका बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा था। इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं और उन चीज़ों के बारे में अलग अलग स्टडी। जैसे हम जान चुके हैं कि कंक्रीट के अंदर सीमेंट होता है, एग्रीगेट्स होते हैं, सैंड होता है, वाटर होता है और एयर मिक्स होती है। तो ये हम सब जान चुके हैं। तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो सीमेंट है उसके बारे में कुछ बातें, फिर वाटर किस क्वालिटी का होना चाहिए, क्या पीएच रखना चाहिए हमें उसका, एग्रीगेट्स हमें किस क्वालिटी का लेना है और क्या क्या चीज़ें उसमें मेंटेन करके रखनी है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट के अंदर होते हैं। तो कल हमने बेसिक रूल पढ़ा था। बेसिक रूल हमने पढ़ा था 10, 20, 30, 40 रूल। जनरली हम 10, 20, 30, 40 रूल को फॉलो करते हैं। अब 10, 20, 30, 40 रूल क्या है? 10, 20, 30, 40 रूल ये होता है कि जब भी आप मिक्स बना रहे हो तो 10% सीमेंट रहता है, 20% एयर और वाटर, 30% सैंड और 40% ग्रेवल। तो ये सिंपल सा रूल है 10, 20, 30, 40। लेकिन जैसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, अभी कोई हमें कॉलम ऐसा बनाना है जहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर कुछ बिल्डिंग ऐसी बनानी है जहाँ और उसे अलग चाहिए, तो हम वहाँ पर स्ट्रेंथ को चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं कि कितनी सामर्थ्य कंक्रीट वहाँ पर देगा। यह डिपेंड करता है हमारे मिक्स पर। जैसे कुछ क्वांटिटी हम चेंज कर देते हैं। बेसिकली क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं? सीमेंट है, सैंड है, वाटर है, एग्रीगेट्स हैं। तो ये सब चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सीमेंट पहले अगर हम कम क्वांटिटी थी तो अब हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। ऐसे ही कुछ और क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो कम कर देंगे। अब अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। अब उस स्ट्रेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं और उस स्ट्रेंथ को हम कम भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्ट्रेंथ्स रहती हैं। तो अब इन स्ट्रेंथ्स में अलग अलग मिक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ होती है। जैसे हमने आपको बताया था M15, M20, M30, M35, ऐसे करके अलग अलग मिक्स होते हैं। तो M का मतलब होता है मिक्स, और जो आगे वैल्यू लिखी रहती है वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि संपीड़न सामर्थ्य, संपीड़न शक्ति। तो हम इन चीज़ों को वेरी करा के, प्रपोर्शन को चेंज करके कुछ भी स्ट्रेंथ हम ले सकते हैं। कंक्रीट मिक्स इंग्रेडिएंट्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो कंक्रीट मिक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनका क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कंक्रीट में कुछ मटेरियल बाइंडिंग मटेरियल होते हैं जो कि बांध के रखते हैं, बाध्य तत्व होते हैं। जैसे जनरली सीमेंट और चूना, ये बाइंडिंग मटेरियल होते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, जो कि निष्क्रिय हैं, तो उनको हम बोलते हैं एग्रीगेट्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कंक्रीट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं और उन चीज़ों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है सीमेंट। सीमेंट के बारे में पता है कि सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल है, पूरे मिक्सचर को बांध के रखता है। अगर आप खुद से इमेजिन करके देखो, अगर हमने सैंड लिया, रेत लिया, उसके अंदर बजरी डाली, उसके अंदर पानी डाल दिया, तो गीला तो हो जाएगा पर वो एक साथ जम नहीं पाएगा, इकट्ठा नहीं रह पाएगा, पूरा अलग अलग बिखरा बिखरा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, और बाइंडिंग मटेरियल नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी। तो सीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। दो सीमेंट मेक्स अप द स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर। अब जो भी हम मिक्सचर बना रहे हैं उसमें सीमेंट सबसे कम यूज़ होता है। जैसे हमने अभी 10, 20, 30, 40 रूल भी पढ़ा है, तो उसमें भी 10% सीमेंट था। अब 10% सबसे कम ही हो गया, तो सबसे कम हम यूज़ करते हैं सीमेंट। लेकिन
वो सबसे असेंशियल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि अगर सीमेंट नहीं होगा तो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। इट इज़ एन असेंशियल इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट, तो वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सीमेंट सर्व एज द ग्लू दैट कीप्स एवरीथिंग एल्स टुगेदर। अब सीमेंट एक ग्लू की तरह एक्ट करता है, एक गोंद की तरह एक्ट करता है कि सबको एक साथ, जितने भी सैंड है, ग्रेवल है, सबको एक साथ चिपका देता है। इट इज़ ऑल्सो what allows the ready mix to harden once it's placed। अब जब आप देख रहे हैं, हमें देखा है कि कंक्रीट को हम मिक्स करते हैं और कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं, यानी कि प्लेस करना मतलब अगर कॉलम बनाना है तो कॉलम में कास्टिंग कर देते हैं, बीम बनाना है तो बीम में कास्टिंग कर देंगे। तो इस टाइप से हम उसको कास्ट कर देते हैं जिस भी शेप का हमें बनाना है, तो वो कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड किस वजह से होता है? वो हार्ड भी सीमेंट की वजह से ही होता है। There are 5 different types of cement depending on what kind of concrete you are looking to make। अब 5 तरीके के सीमेंट हमारे पास होते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन से लेने हैं। जो डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें जब हमारे पास ड्राइंग्स आती हैं तो ड्राइंग में प्रॉपरली हर चीज़ मेंशन होती है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, क्या मिक्स लेना है, तो ये सब चीज़ें मेंशन होती है उसमें। तो अब पढ़ते हैं कि किस किस टाइप का हमारे पास सीमेंट अवेलेबल है। तो टाइप 1 इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट रेजिडेंशियल वर्क। तो जितने भी रेजिडेंशियल वर्क है, यानी कि कोई भी अगर हम घर बना रहे हैं या फ्लैट्स बना रहे हैं या कोई भी ऐसे बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि रहने के पर्पज़ से है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं टाइप 1 सीमेंट, रेजिडेंशियल वर्क में टाइप 1। उसके बाद टाइप 2 इज़ यूज्ड इन मॉडरेट सल्फेट कंडीशन। अब कहीं पर ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर सल्फेट ज़्यादा होता है, तो हमें ऐसी कंडीशन में सीमेंट को प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है। जो भी सीमेंट वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, उस सीमेंट को हम वहाँ के लिए चूज़ करते हैं। तो अब टाइप 2 कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर सल्फेट की कंडीशन मॉडरेट हो, ना तो बहुत ही कम हो ना बहुत ही ज़्यादा हो, मॉडरेट कंडीशन होंगी, तो हम टाइप 2 सीमेंट को वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद टाइप 3 इज़ यूज्ड इन क्लाइमेट्स वेयर फ्रीजिंग इज़ अ रिस्क। टाइप 3 वहाँ पर क्लाइमेट में यूज़ होता है जहाँ पर जमने लगती हैं चीज़ें, जैसे कि अगर आप ऐसे एरियाज में चले जाओ जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम है, जैसे लद्दाख, लेह लद्दाख, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जमने लगता है सब पानी भी। तो ऐसे एरियाज में जहाँ फ्रीजिंग का डर होता है, वहाँ पर हम टाइप 3 सीमेंट को यूज़ करते हैं। अब इतनी ठंड है, अब पता नहीं चलता कि वहाँ कंक्रीट भी जमेगा या नहीं जमेगा, तो इसलिए हम वहाँ पर टाइप 3 यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइप 3 के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि ऐसे टेम्परेचर में, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, वहाँ पर भी ये जम जाता है, हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है टाइप 3। नेक्स्ट टाइप 4 इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर्स लाइक इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट्स। और जो टाइप 4 है वो स्पेशल ऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है। जैसे हमें इंडस्ट्री में कोई ऑर्डर आया है कि आपको इस टाइप का सीमेंट बनाना है, हमें ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए और ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप सल्फेट को भी रेजिस्ट करें और इस टाइप की क्वालिटी का हो, तो हम ऑर्डर देकर जो सीमेंट बनवाते हैं उसको हम बोलते हैं टाइप 4 का, जो कि यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जब हम सीमेंट लेते हैं तो हम अपनी चीज़ें बता देते हैं कि हमें सीमेंट में स्ट्रेंथ भी चाहिए, साथ में ऐसे टेम्परेचर पर भी वो जम जाए, सल्फेट अटैक ना हो। तो ये सब चीज़ों को देखकर जब हम अपना सीमेंट का ऑर्डर देते हैं तो ये वाला सीमेंट होता है टाइप 4। नेक्स्ट टाइप 5 इज़ यूज्ड इन एक्सट्रीम सल्फेट कंडीशन। एक्सट्रीम सल्फेट कंडीशंस में यूज़ होता है टाइप 5। टाइप 2 यूज़ हो रहा था मॉडरेट में, जहाँ पर
बहुत ही मॉडरेट, यानी कि ना तो बहुत ही कम था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सल्फेट नहीं है, और ना बहुत ही एक्सट्रीम था कि सल्फेट अटैक बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल अगर मॉडरेट कंडीशन थी, बीच वाली कंडीशंस थी, तो हम टाइप 2 यूज़ कर रहे थे। और जहाँ पर सल्फेट का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, एकदम एक्सट्रीम, तो वहाँ पर हम टाइप 5 को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 5 टाइप के सीमेंट आ गए। टाइप 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ होने वाला, टाइप 2 मॉडरेट सल्फेट कंडीशंस में, टाइप 3 ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर फ्रीज होना रिस्क है, यानी कि चीज़ें जम जाती हैं लेकिन कंक्रीट का जमना वहाँ पर मुश्किल है क्योंकि हीट नहीं निकल पाएगी, सीमेंट और हाइड्रेशन वाली हीट, और कंक्रीट हार्ड नहीं हो पाएगा। तो टाइप 3 ऐसी कंडीशंस में यूज़ होता है। टाइप 4 होता है जहाँ पर हम अपना स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाते हैं। टाइप 5 इज़ यूज्ड इन एक्सट्रीम सल्फेट कंडीशंस, और जब भी सल्फेट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं तो हम टाइप 5 को यूज़ करते हैं। टाइप 1 and type 2 are most widely used residentially in the US due to relatively moderate climate we experience here. अब फर्स्ट और सेकंड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो आप यहाँ तक इसको सीमेंट को रीड कर लो। सीमेंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एयर एंड वाटर। फॉर अ मिक्सचर टू बी इफेक्टिव some amount of air entrainment, tiny air bubbles is needed in the concrete. अगर हम जो मिक्सचर हमने बनाया है और कंक्रीट जो हमें चाहिए, वो अगर हम अच्छा कंक्रीट चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट एयर की उसमें ज़रूरत पड़ती है, और हमें वो एयर की अमाउंट चाहिए, नीडेड है। एयर एंट्रेन्ड सीमेंट ensures that excess water has a chance to expand when it moves through the freeze thaw cycle. अब जो भी ऐसा कंक्रीट होगा जिसके अंदर एयर है, तो अब क्या होगा, जितना भी वाटर उसके अंदर है वो प्रॉपरली रिएक्ट कर पाएगा सीमेंट से, और अगर एक्सपेंड होना चाहता है तो वो बबल की जो जगह है एयर वहाँ से हट जाएगी और वहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अब इससे क्रैक नहीं आएंगे। नॉर्मली अगर एयर नहीं होगी कंक्रीट के अंदर और एक्सपेंड होना होगा, तो एक्सपेंड होने के लिए सब एक दूसरे को धक्का देंगे और क्रैक आ जाएगा बीच में। तो इसलिए एयर का होना बीच में अच्छा है। और ये कब होता है, फ्रीज थॉ साइकिल, यानी कि ऐसी कंडीशन है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा, फिर बहुत कम, फिर बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे प्लेन एरियाज ही हैं। तो यहाँ पर अब देखो, सर्दियों में टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, 3-4 डिग्री हो जाता है, लेकिन गर्मी में टेम्परेचर 40 तक पहुँच जाता है। तो ऐसे एरियाज है ना जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता रहता है, फ्रीज थॉ साइकिल। तो कंक्रीट सर्दियों में सिकुड़ने लगता है, और तो वहाँ पर एयर रहेगी, और जब गर्मी आएंगी तो वो एक्सपेंड होने लगता है। तो अगर साइड में जगह नहीं हुई आसपास तो कंक्रीट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और क्रैक आ जाएंगे।
ऐसा नहीं कि कंक्रीट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज आता है। ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा कि कंक्रीट फूल गया, दीवार बड़ी हो गई, कॉलम बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही हल्का सा चेंज आता है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और यह टेम्परेचर की वजह से चेंज आता है। These air bubbles, however, must be microscopically small, or else the entrained air will turn into entrapped air, which leads to shrinkage and cracking. ये जो एयर बबल्स हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब हमें नॉर्मली दिखेगा भी नहीं कि इसके अंदर बबल है, इतने छोटे छोटे एयर बबल्स रहते हैं। और जो एंट्रेन्ड एयर है, यानी कि जो मिक्स करते समय एयर एंटर हो गई मिक्सचर के अंदर, तो जब हम कंक्रीट बना देंगे उसका, जब वो हार्ड हो जाएगी तो उसके अंदर ये एयर एंट्रैप्ड फॉर्म में आ जाएगी। एंट्रैप्ड मतलब फंसी हुई एयर, बीच बीच में कहीं कहीं एयर, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे एयर वाले, वो अंदर होंगे। अब इसकी वजह से श्रिंकेज और क्रैकिंग भी हो सकती है। Among all the other essential ingredients involved in creating a mixture, water tends to have the largest impact. जितने भी हमारे पास ingredients हैं कंक्रीट के अंदर, चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो, वाटर हो, एग्रीगेट्स हो, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है मिक्सचर बनाने के लिए वो हमारे पास वाटर है। क्योंकि आप सोचो, आपने सीमेंट डाल दिया, बजरी डाल दी उसके अंदर, रेत डाल दिया, सबको मिक्स कर दिया, लेकिन जब तक वाटर नहीं होगा तब तक आप उसका मिक्सचर नहीं बना सकते। तो वाटर मिक्सचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिक्सचर के बिना काम नहीं शुरू होगा। As a rule of thumb, to have the largest impact, as a rule of thumb, the more water that you put in the mixture, the less strength the hardened mixture will have. अब एक और बात, जैसे जितनी ज़्यादा हम वाटर की क्वांटिटी डालेंगे उतनी ही कम स्ट्रेंथ आएगी। अब प्रैक्टिकली समझते हैं, वाटर अगर हम कम डाल रहे हैं तो मिक्सचर प्रॉपर बना है, जितना भी, ऐसा नहीं है कि पानी ज़्यादा बाहर वेस्ट होगा, ब्लीडिंग होगी, कुछ नहीं होगा। कम पानी डालेंगे तो चल जाएगा, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जितना सीमेंट है, सैंड है, उन सब की क्वांटिटी उतनी रहेगी। लेकिन अगर हम पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो पानी डालने से क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो जो भी लैब में एसिड्स रखे होते थे तो वो एसिड्स कंसनट्रेटेड नहीं होते थे, उनको हम डाइल्यूट करके रखते थे। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिलाकर या सॉल्यूशन मिलाकर उनको हल्का कर देते थे, एकदम कंसनट्रेटेड नहीं रखते थे, क्योंकि जो कंसनट्रेटेड है, जिनके अंदर पानी नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनसे किसी बच्चे का हाथ भी जल सकता था, तो इसलिए उसको डाइल्यूट करके रखते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर में मिक्स किया, वाटर बहुत ज़्यादा कर दिया, तो अब हमारे लिए काम तो आसान हो गया, क्योंकि ईजिली हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, और मिक्सचर भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डाइल्यूशन कर दिया हमने, ऐसा समझ लो। और अगर हम पानी कम डाल रहे हैं तो स्ट्रेंथ मिक्स की बहुत ही सही रहती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना होता है। श्रिंकेज एंड क्रैकिंग आर ऑल्सो प्रोबेबल व्हेन टू मच वाटर इज इन्वॉल्व। जब बहुत ही ज़्यादा हम पानी डाल देते हैं तो इसकी वजह से श्रिंकेज और क्रैकिंग भी हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, क्योंकि आप देखो वाटर इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है ना वाटर के अंदर, तो जब कंक्रीट बन जाता है तो वो पानी धीरे धीरे उड़ने लगता है, और जब पानी उड़ेगा तो जब बीच की स्पेस गायब होगी तो कंक्रीट के अंदर दरारें आ सकती हैं, एक तो श्रिंक हो जाएगा और साथ में दरारें भी आ जाएंगी, तो यानी कि हमारा स्ट्रक्चर देखने में बेकार लगेगा, और जब क्रैक आ जाएंगे तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो श्रिंकेज और क्रैकिंग हो सकती है अगर हम बहुत सारा पानी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक्सेस वाटर विल इवेंचुअली इवेपोरेट, देखो वही बात आ गई, जो बहुत ज़्यादा पानी है
अगर हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे मिक्सचर के अंदर, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा आउट ऑफ द हार्डन कंक्रीट, और हार्डन कंक्रीट के अंदर से ही उड़ जाता है पानी, कॉजिंग द कंक्रीट टू श्रिंक एंड इवेंचुअली क्रैक। तो आप सोचो जैसे आपके पास पूरी दीवार है, अब वो दीवार के अंदर श्रिंक हो रहा है, अलग अलग पार्टिकल्स आपस में 4-5 पार्टिकल्स मिलकर श्रिंक हो रहे हैं, तो सिकुड़ रहे हैं, तो जब सिकुड़ेंगे तो बाकी जो बीच की स्पेस है वहाँ क्रैक आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ एयर थी अब वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से क्रैक आ जाएंगे। तो ये पानी के कारण होता है। तो हमें वाटर की जो क्वांटिटी है उसको हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है, ना तो कम रखना है ना ही ज़्यादा रखना है, क्योंकि बहुत कम कर देंगे तो हमें वर्केबिलिटी में दिक्कत आएगी। वर्केबिलिटी हमने पढ़ा था, वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी होता है काम करने की आसानी, कुछ भी काम करने की आसानी को हम वर्केबिलिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, एन आइडियल अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाय वाटर टू सीमेंट रेशो। अब एक नई टर्म सुन लो, वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो सिविल में जब से हम आए हैं, अगर आपने पहली बार सुना है वाटर सीमेंट रेशो, तो इस वाटर सीमेंट रेशो को बिल्कुल ही क्लियर कर लेना। इतना याद करना ही से कि सपने में उठा के कोई पूछ दे कि वाटर सीमेंट रेशो क्या है, तो आपको वाटर सीमेंट रेशो याद रहना चाहिए, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशो जब तक आप जॉब में होंगे, कोई इंटरव्यू दोगे, वाटर सीमेंट रेशो हर कोई शुरुआत वाला क्वेश्चन होता है। वाटर जैसे स्टार्टर्स होते हैं, खाने पीने जाते हैं, तो वैसे शुरुआत वाला क्वेश्चन वाटर सीमेंट रेशो बताओ। तो वाटर सीमेंट रेशो एकदम क्लियर करके चलना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइट इंजीनियर बनोगे तो भी वाटर सीमेंट रेशो पता होना चाहिए। अब वाटर सीमेंट रेशो होता क्या है? वाटर और सीमेंट का रेशो, ये तो हर किसी को पता है। किसी को पूछो कि वाटर सीमेंट रेशो, तो वाटर सीमेंट रेशो है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होना चाहिए और वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो पढ़ते हैं। वाटर सीमेंट रेशो वाटर और सीमेंट का रेशो है जिसकी वैल्यू 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में होनी चाहिए। 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में होनी चाहिए। द हाइयर द रेशो द वीकर द कॉन्क्रीट। जैसे जैसे रेशो बढ़ेगा तो वैसे वैसे कॉन्क्रीट वीक होता जाएगा। अ गुड वे टू टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ योर कॉन्क्रीट इज़ टू परफॉर्म स्लम्प टेस्ट। अब वर्केबिलिटी और ये सब देखने के लिए हम क्या कराते हैं? हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। स्लम्प टेस्ट मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी साइट पर जाओगे, अच्छी साइट, कोई जैसे अगर मॉल बन रहा है या फिर कुछ बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो आप वहाँ पर देखोगे एक स्लम्प टेस्ट के लिए कोन शेप का, या फिर जैसे बाल्टी होती है उस शेप का एक मोल्ड रखा रहता है, एक सांचा रखा रहता है। तो उसमें हम कंक्रीट को भरते हैं जब तैयार हो जाता है, और कंक्रीट को फिर उससे निकालते हैं। फिर जितना वैल्यू में चेंज आता है, यानी कि एक्चुअल कंक्रीट जब हमने भरा था तो उसकी हाइट कितनी थी, और जब कंक्रीट को हमने उस मोल्ड से निकाल दिया तो उसकी लंबाई में कितना चेंज आया है, वो धंसा तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट यूज़ करते हैं, और इसके बेसिस पर चेक करते हैं कि कंक्रीट कैसा है। जैसे अलग अलग वैल्यू होती है, प्लास्टिक है या सेमी प्लास्टिक है, तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। स्लम्प टेस्ट के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल आप इतना जानो, वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट यूज़ करते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशो हमने पढ़ लिया, 0.4 से लेकर 0.6 तक वैल्यू होनी चाहिए वाटर सीमेंट रेशो की, और जितना ज़्यादा रेशो होता जाएगा उतना ही कंक्रीट वीक होता जाएगा। स्लम्प टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं। दिस विल हेल्प टू डिटरमाइन वेदर और नॉट योर मिक्सचर कंटेन्स टू मच वाटर। स्लम्प टेस्ट जब हम करते हैं तो स्लम्प टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारा मिक्सचर वीक तो नहीं है, वाटर कहीं बहुत ज़्यादा तो हमने ऐड नहीं कर दिया है, तो हमें कंक्रीट का पता चल जाता है। तो वाटर, एयर एंड वाटर, ये आप रीड कर लो।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रीड कर लो। नेक्स्ट जो है ग्रेवल एंड सैंड, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।